हाय स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं में यूनिट 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री अर्थात रसायन के मूलभूत अवधारणाएं के अंतर्गत हम लोग मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। मात्रक जिसको हम लोग इकाई बोलते हैं, जिसको और आगे हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं तो उसको मापन बोलते हैं। अर्थात हम एक मात्रक को दूसरे में कैसे बदलेंगे, अर्थात एक इकाई को दूसरी इकाई में कैसे बदलेंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कैसे बदलेंगे, किलोग्राम है उसको मिलीग्राम में या फिर ग्राम में कैसे बदल पाएंगे, या फिर उसी प्रकार ताप है फ़ारेनहाइट उसको केल्विन में या फिर सेल्सियस में किस तरीके से बदल पाएंगे। ये सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे डिटेल में। ये तो हो गया। दूसरा, हमने देखा है कि जो केमिस्ट्री होता है उसमें हम पदार्थ का अध्ययन करते हैं। पदार्थ हम जानते हैं कि पदार्थ के अंदर छोटे छोटे परमाणु होते हैं और छोटे जो परमाणु होते हैं उनका क्या होगा, कुछ ना कुछ वजन होगा। क्यों? क्योंकि पदार्थ का अपना क्या होता है, वजन होता है और अपना आयतन होता है। तो चूँकि पदार्थ के अंदर जो परमाणु होते हैं बहुत छोटे होते हैं तो उनका जो वजन रहेगा वो भी बहुत छोटा इकाई होगा, जैसे मिलीग्राम या फिर माइक्रोग्राम में। और उसी प्रकार जो उनके बीच का दूरी होगा वो नैनोमीटर या फिर माइक्रोमीटर या फिर मिलीमीटर या फिर सेंटीमीटर में होगा। अर्थात दो परमाणु के बीच का जो दूरी रहेगा वो इसी तरीके से नापेंगे। क्यों? क्योंकि जो परमाणु होते हैं उनका आकार ही बहुत छोटा होता है, इसलिए जो हमको लंबाई चौड़ाई या फिर वजन जो नापने वाले हैं या फिर आयतन, वो क्या मिलेगा, हमको बहुत छोटा छोटा यूनिट्स मिलेगा। अब बात आती है कि हम ये यूनिट्स क्यों पढ़ते हैं। तो हम ये यूनिट्स इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमको ये कक्षा 11वीं में जो पहला यूनिट है वहाँ पे आंकिक प्रश्न बनाने में इसकी सहायता से मदद मिलता है। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे आंकिक प्रश्नों को सिर्फ ये यूनिट नहीं बदल पाने के कारण छोड़ देते हैं, क्योंकि ये गणितीय कॉन्सेप्ट होता है और इसको यदि थोड़ा सा भी नहीं समझेंगे तो नहीं बना पाएंगे। दूसरा, इस कक्षा 11वीं में आपको गैसों की अवस्थाएँ अर्थात स्टेट्स द्रव्य की अवस्थाएँ वाला चैप्टर मिलेगा, जिसमें बायल और चार्ल्स के नियम मिलेंगे और भी ढेर सारे वहाँ पे नियम है। तो वहाँ भी हमको दाब का ज़रूरत पड़ेगा और दाब को हम पास्कल में भी नापते हैं, न्यूटन मीटर में भी नापते हैं। तो अलग अलग उनके कन्वर्ट करने के यूनिट्स है तो वो हम सीख पाएंगे। तीसरा हो गया, इसमें हम लोग ऊष्मागतिकी वाला चैप्टर है वहाँ भी बदल पाएंगे ऊर्जा के रूप में, और केल्विन जो होता है उसका यूनिट्स परिवर्तन करने के लिए। ये तो था 11वीं में। 12वीं में हमको ये यूनिट कन्वर्जन काम आएगा। ठोस अवस्था वाले लेसन में एक होता है, दूसरा विलियन जिसको सॉल्यूशन चैप्टर बोलते हैं। तीसरा आपको रासायनिक बल गतिकी में काम आने वाला है और चौथा है विद्युत रसायन। तो इस तरीके से इतने सारे यूनिट्स में आपको ये कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो काम आने वाला है, इसलिए ये चीज़ सीखना है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमको मात्रक का ज़रूरत क्यों पड़ा। तो हमने देखा है कि सामान्य रूप से जो हम तो अभी वर्तमान 21वीं सदी में जीते हैं, जिसमें हमको हर चीज़ डिजिटल मिलता है और यहाँ पे हम आसानी से लंबाई चौड़ाई या वजन होता है उसको हम लोग अलग अलग मशीनों के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब 16वीं या 17वीं सदी का समय था, उस समय होता क्या था कि लोग अनुमान के हिसाब से कोई भी चीज़ को मापते थे और उसमें मापने में क्या होता था, दिक्कत यह होता था कि किसी को घाटा हो जाता था, किसी को फ़ायदा होता था, या फिर मतलब मैक्सिमम टाइम में ऐसा ही होता था। जैसे हमने गांव में देखा है कि धान को नापने के लिए काठा का उपयोग करते हैं। तो काठा का क्या होता है, मान लो किसी किसान का काठा इस साइज़ का है और किसी किसान का काठा का साइज़ ये है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो किसान देगा ये ज़्यादा मात्रा में धान देगा, ये ज़्यादा मात्रा में धान लेगा। उसी प्रकार ये जो किसान का काठा है इसमें क्या है, धान हमको कम मिलेगा और कम मात्रा में ये देगा। तो दोनों में बहुत अंतर है। अब इससे घाटा फ़ायदा किसको ज़्यादा होता था, जो मजदूर रहते थे, मजदूरी करते थे, उनको सबसे ज़्यादा यहाँ पे घाटा किसमें, ये वाले काठे में होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनको सामान भी कम मिलने वाला है और मजदूरी भी कम मिलने वाला है। ये तो था एक सामान्य काठा का उदाहरण। तो इस कारण हमको मापन का ज़रूरत पड़ा कि ये ऑथेंटिक नहीं है, तो इसके लिए हमने अलग से किलोग्राम, ग्राम, ये सब चीज़ों को वैज्ञानिकों ने बनाया कि दुनिया में जो किलोग्राम रहता है वो हर देश में हर जगह पे 1000 ग्राम ही रहेगा। मीटर की यदि मैं बात करूँ तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर दुनिया के हर किसी देश में रहेगा। तो इसको ऑथेंटिक रूप से बनाया गया बाद में। उसी प्रकार एक उदाहरण लेता हूँ, जैसे क्रिकेट पिच का जो लंबाई होता है वो उसको हम जानते थे बचपन में कि वो 22 गज होता है। तो चूँकि कोई 2 साल या 3 साल का बच्चा जो होता है उसको 22 गज मतलब 22 बार हम कदम लेके मान लेते थे कि हमारा क्रिकेट पिच का लंबाई है। अब वहीं पे कहने का अर्थ है कि एक बड़ा व्यक्ति यदि 22 बार कदम से चले तो उसका लंबाई अलग हो जाएगा, और उसी प्रकार यदि कोई छोटा बच्चा चले तो उसके कदम का लंबाई चूँकि छोटा है इसलिए वहाँ क्रिकेट पिच का लंबाई उसके हिसाब से 22 गज बहुत छोटा हो जाएगा। तो उसको हमने बाद में क्या कहा कि 1 गज मतलब 1 मीटर, तो हमने उसको 22 मीटर के रूप में नाप कर एक क्रिकेट पिच का लंबाई तय करते थे। कहने का अर्थ है कि छोटे बच्चे से और बड़े बच्चे में दोनों के नापने का ढंग अलग था, क्योंकि उनका आकार अलग था, पैर का जो मतलब जो कदम था उनका वो साइज अलग होने के कारण जो लंबाई होता था वो भी बहुत छोटा या बड़ा हो जाता था। तो आइए हम चलते हैं कि इसमें हम क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो मात्रक या यूनिट्स बोलते हैं, बेसिक या आधारभूत जो इकाई होता है वो टोटल हमारे पास 7 होते हैं।
और उनका हम एएसआई इकाई ही पढ़ेंगे मुख्य रूप से, जिसको हम और छोटे छोटे तरीक़ों से बदल पाएंगे। जैसे एक होता है लंबाई, जिसको हम मीटर से नापते हैं। द्रव्यमान जो होता है, अर्थात जो पदार्थ रहेगा उसमें जो परमाणु रहेंगे उस कुछ ना कुछ उनके बीच लंबाई होगा, तो उसको हम मीटर से नापेंगे, लेकिन इससे भी हम छोटा यूनिट माइक्रो या नैनोमीटर में भी जाएंगे। द्रव्यमान को हम हमेशा किलोग्राम में नापने वाले हैं, समय को सेकंड में, अर्थात इनको हम रेफरेंस लेके बाकी की इसके साथ तुलना किया करेंगे। मतलब मीटर से हम सेंटीमीटर में बदल पाएंगे, या फिर किलोग्राम से ग्राम में, या फिर मिलीग्राम में, ऐसा। मतलब ये मुख्य रहेगा मेन, इसके साथ बाकी चीज़ों को बदलते चलेंगे, इससे छोटा या बड़ा यूनिट। समय को सेकंड से नापते हैं, जो तापमान होता है उसको केल्विन से नापते हैं हमेशा, विद्युत धारा को एम्पियर, ज्योति तीव्रता को कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा को मोल से, जिसमें हमने पदार्थ की मात्रा पढ़ ली है, मोल कॉन्सेप्ट या मोल अवधारणा, जिसमें ढेर सारे हमने गणित बढ़ाने सीख लिए हैं। अब मुख्य रूप से हम यहाँ पे 4 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एक होता है लंबाई, इसका हमको केमिस्ट्री में ज़रूरत पड़ेगा। दूसरा जिसमें स्टार लगाए हैं द्रव्यमान, इसका ज़रूरत पड़ने वाला है। चौथा है तापमान का। और इधर जो व्युत्पन्न मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति इससे हुई है। मतलब इधर के जो ये 7 यूनिट हैं इनसे, मतलब यहाँ पे जो यूनिट आने वाले हैं वो इनसे उत्पन्न हुए हैं, 7 में से किसी में से भी। जैसे उदाहरण लिया मैं चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब देखिए दूरी को हम किससे नापते हैं, मीटर से, समय को नापते हैं सेकंड से, तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। ये सब चीज़ें आप कक्षा 11वीं के पहले यूनिट में पढ़ने वाले हैं। अभी माए अर्थात डायमेंशन निकालने वाले यूनिट्स में, जिसमें MLT की आप बात करेंगे, ये चीज़ सीखेंगे MLT। तो चाल में देखिए ये मीटर और ये सेकंड कहाँ से आया, मीटर यहाँ से आ गया और सेकंड हमको यहाँ से मिल गया। चूँकि इसका जो फार्मूला में ये यूनिट जो है वो इनसे मिलकर बना है, इसलिए व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। ठीक है, तो इसका ज़रूरत हमको यहाँ पे नहीं पड़ेगा, इसका जो यहाँ पे ज़रूरत हमको पड़ेगा दाब और आयतन का मुख्य रूप से, तो हम उसकी बात करेंगे। हमको केमिस्ट्री में ज़रूरत पड़ने वाला है दाब का, और दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। और पढ़ने वाला है आयतन का ज़रूरत। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब आयतन किसको बोलते थे, कि कोई भी पदार्थ कितना जगह घेरता है उसको बोलते थे आयतन। तो इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब लंबाई को हम मीटर से नापते थे, चौड़ाई को भी यदि मीटर से ही नापे और ऊंचाई को भी मीटर से नापे, तो इस तरीके से m⁴ जिसको क्यूब भी बोल देते हैं। तो आयतन में ये आएगा। कहने का अर्थ है कि आयतन भी क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। और क्यों, क्योंकि इसके जो ये यूनिट्स है वो इसमें से बने हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि व्युत्पन्न मात्रक और मूल मात्रक समझ गए होंगे। मूल मतलब ये ओरिजिनल जो यहाँ पे है, व्युत्पन्न मतलब इनकी उत्पत्ति इनसे हुई है, मूल से, जो मूल से बन रहे हैं उनको क्या बोल रहे हैं, व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। अब हम चलते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे यूनिट्स को बदलेंगे। जैसे लंबाई हो गया, लंबाई को हम सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर इस तरीके से बदलते जाएंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं लंबाई में कैसे यूनिट बदल देंगे, अर्थात लंबाई जो यूनिट रहेगा उसको हम ढेर सारे अलग अलग तरीक़ों से कैसे बदल सकते हैं, उस चीज़ को सीख रहे हैं। देखिए हम लोग इतने तरीके से लंबाई को मापते हैं, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, आंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, फर्मी। चूँकि जो लंबाई होता है उसका हम ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, तो हम इसको आधार लेके सबको मीटर में बदलने का प्रयास करेंगे। उसके बाद फिर बाकी सेंटीमीटर, मिलीमीटर इसमें बदल लेंगे। देखिए मिलीमीटर को यदि मुझे सेंटीमीटर बदलना है तो मैं क्या करूँगा, गुणा 10⁻1 करूँगा। सेंटीमीटर को यदि मेरे को मीटर बदलना है तो फिर गुणा करूँगा 10⁻2। मीटर को यदि किलोमीटर बदलना है तब गुणा करूँगा 10⁻3 का। अब इसका उल्टा देखिए, किलोमीटर को यदि मुझे मीटर बदलना है तब क्या करूँगा, गुणा 10⁻3। मीटर को यदि मुझे सेंटीमीटर बदलना है तो गुणा करूँगा 10⁻2। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में मुझे बदलना है तब गुणा करूँगा 10⁻1 से। इस तरीके से कहने का अर्थ है कि मान लो देता है 20 मिलीमीटर, उदाहरण दे रहा हूँ, 20 मिलीमीटर बराबर कितना, सेंटीमीटर। तो क्या करूँगा मैं, देखिए मिलीमीटर को मुझे किसमें बदलना है, सेंटीमीटर में, तब गुणा करूँगा 10⁻1। तो मैं क्या लिखूँगा, 20 × 10⁻1। इधर क्या लिख दूँगा, सेंटीमीटर। अब इसको सरलीकरण कर लेते हैं। देखिए 20 इसको 10⁻1 को बटा 10 कर सकता हूँ, बराबर क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। इस तरीके से हम ये यूनिट्स का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार यदि देखो मिलीमीटर को मीटर में बदलना है, मिलीमीटर को हमने सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या किया, गुणा 10⁻1। यदि मिलीमीटर को मुझे डायरेक्ट मीटर में बदलना है तो क्या करूँगा मैं, देखिए
आधार एक समान है, घात अलग है, तो क्या करूँगा, जोड़ दूंगा। तो 10 घात ऋण 3, अर्थात जो मान दिया रहेगा मिलीमीटर का उसको मीटर में बदलने के लिए गुणा 10 घात ऋण 3 करना है। यदि इसी मिलीमीटर को मुझे किसे बदलना है, किलोमीटर में बदलना है, तो क्या करूँगा, गुणा 10 घात, देखिए 3 2 5 और 1 6, 10 घात ऋण 6 में। उसी प्रकार ऊपर से हम कर लेते हैं, देखिए किलोमीटर को यदि हमको सेंटीमीटर में बदलना है तो कितना गुणा होगा, गुणा 10 घात धन 5। ठीक है, इस तरीके से आप इन चीज़ों को जोड़ के ये चीज़ आराम से सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब उदाहरण इसका सिखाता हूँ। देखिए उदाहरण क्या क्या है कि मान लो लिखता हूँ, सबसे पहले हम ये यूनिट्स लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए इसको बोलते हैं किलोमीटर, किलोमीटर, और किलोमीटर को हम ये 10 घात धन 3 लिखेंगे, मतलब 1 किलोमीटर बराबर 10 घात धन 3 मीटर होता है। किलोमीटर को हम मीटर में बदल रहे हैं। देखिए किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए गुणा 10 घात धन 3 करेंगे। हम चूँकि मीटर में बदल रहे हैं तो मीटर का जरूरत नहीं पड़ेगा। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का अर्थ होता है 10 घात ऋण 2 मीटर। मिलीमीटर का अर्थ होता है 10 घात ऋण 3 मीटर। इसको बोलते हैं माइक्रो, माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर मतलब 10 घात ऋण 6 मीटर। इसको बोलते हैं नैनो, नैनोमीटर। ये चीज़ें आप जानते होंगे, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोग्राम। नैनोमीटर 10 घात ऋण 9 मीटर होता है। इसको बोलते हैं आंगस्ट्राम, आंगस्ट्राम, आंगस्ट्राम मतलब 10 घात ऋण 10 मीटर, 1 आंगस्ट्राम बराबर। इसको बोलते हैं पिकोमीटर, पिकोमीटर। ये डाटा याद करना है। पिकोमीटर मतलब होता है 10 घात ऋण 12 मीटर, मतलब 1 पिकोमीटर का अर्थ ये होता है। इसको बोलते हैं फर्मी, तो 1 फर्मी का अर्थ होता है 10 घात ऋण 15 मीटर। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप याद रखेंगे और इसी के आधार पे हम यहाँ कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए उदाहरण, मान लो बोल देता है कि 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर को इसमें डायरेक्ट हम बदल सकते हैं, सेंटीमीटर बदलो, सेंटीमीटर बदलो। तो कैसे करेंगे, देखिए ये किलोमीटर है और हम ये पहले हमने क्या किया है, छोटे यूनिट, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हैं तो ऋण वाला गुणा किए हैं, और बड़े यूनिट से हम इधर छोटे में आने के लिए क्या किए हैं, धन वाला गुणा कर लिए हैं, मतलब गुणित 10 घात के रूप में। अब देखिए 2 किलोमीटर से सेंटीमीटर, मतलब बड़ा यूनिट से हम क्या जा रहे हैं, छोटे यूनिट। किलोमीटर से हम इसमें आ रहे हैं तो कितने का गुणा करूँगा, देखिए 10 घात धन 2 और 10 घात धन 3 और 10 घात धन 2, टोटल कितना हो जाएगा, ये 2 लिखूँगा मैं, सेंटीमीटर में बदलने के लिए 3 2 5, 10 घात धन 5 का गुणा करूँगा और यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, सेंटीमीटर। तो इस तरीके से यूनिट को बदला जाता है। जैसे पिकोमीटर को आता है उसको भी हम सेंटीमीटर या मीटर में बदल सकते हैं। कहने का अर्थ है कि कोई भी चीज़ को आपको सबसे पहले मीटर में बदलना पड़ेगा, उसके बाद इस सूत्र को अप्लाई करने के बाद आसान हो जाएगा। जैसे मैं मान लो बोल देता हूँ 20 पिकोमीटर बराबर बोल रहा हूँ कितना मिलीमीटर। तो ये देखने में बहुत कठिन लगता है लेकिन हम बनाना स्टार्ट करेंगे तो बहुत सरल है। देखिए इसको हम क्या करेंगे, 20 गुणित 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता था, 10 घात ऋण 12 गुणित 10 घात ऋण 12 ये मीटर, ये 20 पिकोमीटर का अर्थ ये होता है। ठीक है, अब इसको हमको मिलीमीटर में बदलना है इस यूनिट को, तो क्या करेंगे, देखो मीटर से हम मिलीमीटर में जाएंगे, इसमें मतलब बड़े से छोटे तक 2 और 1 3, तो मैं क्या करूँगा 10 घात धन 3 इसका गुणा कर दूँगा। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, 20 गुणित 10 घात धन 3 और ऋण 12 कितना हो जाएगा, 10 घात ऋण 9 होगा, और ये किस में आ जाएगा, ये मिलीमीटर में आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब आपके लिए होमवर्क है कि मैं मान लो 10 पिकोमीटर दिया, इसको आप सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे। उसी प्रकार 6 माइक्रोमीटर दे रहा हूँ, इसको आप मीटर में बदल लिए। इसी यहाँ से आप अप्लाई कर लेंगे। पहले क्या करेंगे, उसको मीटर में बदल लेंगे। ये मैं सरल दे दिया, 30 आंगस्ट्राम को सेंटीमीटर में बदलिए। तो आंगस्ट्राम का अर्थ देखिए क्या दिया है, 10 घात ऋण 10 मीटर। मीटर में ले आएंगे, मीटर में लाने के बाद फिर हम यहाँ अप्लाई कर लेंगे, ऐसा तो आराम से बन जाएगा। तो ये तो है आपका होमवर्क, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप अच्छा से कर लेंगे। अब हम इसके बाद पढ़ रहे हैं दूसरा कि द्रव्यमान में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये इसका एक प्रकार से ट्रिक है आपके लिए, ये चीज़ें आप अच्छे से सीख लें ताकि भविष्य में आपको जो भी गणित है, केमिस्ट्री के या फिजिक्स के, वो बनाने में आपको सहूलियत हो जाए। अब हम पढ़ रहे हैं हमारा दूसरा यूनिट कन्वर्जन अर्थात इकाई में परिवर्तन, द्रव्यमान के बारे में। अर्थात द्रव्यमान मिलीग्राम या ग्राम में दिया रहेगा या किलोग्राम में, तो हम उसको एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे।
देखिए हम मुख्य रूप से एक वजन जो नापते हैं किलोग्राम, ग्राम और मिलीग्राम में नापते हैं। केमिस्ट्री में हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है मिलीग्राम में। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में हम कोई भी सैंपल लेते हैं, केमिकल लेते हैं, वो बहुत कम मात्रा में लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रैक्टिकल होता है उसका जो प्रैक्टिकल के सामान रहते हैं उनको फेंकने रहते हैं, क्योंकि वो वेस्टेज हो जाते हैं, हमारा काम होने के बाद उसको फेंकना होता है, इसलिए हमको हमेशा मिलीग्राम में ज़्यादा उपयोग होता है। देखिए मिलीग्राम को हमको ग्राम बदलने के लिए अर्थात कम छोटे यूनिट को बड़े यूनिट बनाना है, तो हम गुणा करेंगे 10⁻³ का। अब ग्राम को किलोग्राम में करना है तो फिर गुणा करेंगे 10⁻³ का। अब उल्टा चला जाए, किलोग्राम को ग्राम में अर्थात बड़े से छोटा बनाना है तो गुणा करेंगे 10⁻³ का। ग्राम को मिलीग्राम बदलना है तो हम गुणा करेंगे 10⁻³ का। अब देखिए मिलीग्राम से हम डायरेक्ट यदि किलोग्राम बनाना चाहें तो क्या कर सकते हैं, गुणा 10⁻6 कर सकते हैं। उसी प्रकार यदि हम किलोग्राम से मिलीग्राम बदलना चाहें तो गुणा 10⁻6 भी कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि हम किसी को किसी में भी बदल सकते हैं। अब इसमें उदाहरण देखिए, उदाहरण जैसे मैं मान लो लिया कि 5 किलोग्राम है, इसको मुझे मिलीग्राम में बदलना है। तो ऐसे देखने में तो बहुत कठिन लगता है, लेकिन हम इस ट्रिक से क्या कर पाएंगे, देखिए किलोग्राम को हमको मिलीग्राम में बदलना है, किलोग्राम को मिलीग्राम में, तो हम गुणा क्या करेंगे 10⁻6। तो मैं क्या करूँगा 5 × 10⁻6 और इधर क्या लिख दूँगा मैं मिलीग्राम। तो ये धन को हटा देंगे, सीधा से धन को दिखाया नहीं जाता है। 5 × 10⁻6 में मिलीग्राम, मतलब 5 किलोग्राम का अर्थ इतना होता है, इतना मिलीग्राम। उसी प्रकार यदि मैं, ये तो पहला है, दूसरा यदि मैं बोलूँ कि 20 ग्राम है, इसको किलोग्राम में कैसे बदलेंगे, ठीक है, ग्राम को किलोग्राम में तो कैसे बदलेंगे। देखिए ग्राम को किलोग्राम बदलने के 10⁻³ का गुणा कर रहे हैं, जो अंक है उसमें, तो 20 × 10⁻³ इधर मैं क्या लिखूँगा साइड में किलोग्राम, मतलब 20 ग्राम का अर्थ 20 × 10⁻³ किलोग्राम होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा कैसे इनको कन्वर्ट करते हैं। तो इसके ये इसका आपका होमवर्क है, इसको आप कन्वर्ट करके बनाएं। दस ग्राम को मिलीग्राम में बदल लीजिए। इसी प्रकार 100 किलोग्राम को ग्राम में बदलिए। 515 मिलीग्राम को किलोग्राम में बदलिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस ट्रिक से ये चीज़ें आप बना पाएंगे और इसको फ़ोटो खींच के व्हाट्सअप करें या फिर कमेंट में बॉक्स में कमेंट करें। ये बहुत इजी है, ये तरीका आपको अच्छा सिखाया हूँ मैं। ये जो तरीका बताएं इसको गुणा करना है, जो भी अंक रहेगा उसके बाद वो यूनिट में बदल जाएंगे। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अब हम तापमान की यूनिट को बदलने का तरीका समझ रहे हैं। तापमान में मुख्य रूप से हम लोग 3 पैमाना उपयोग करते हैं। एक तो होता है हमारा सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस जिसको बोलते हैं, दूसरा होता है फ़ारेनहाइट, तीसरा होता है केल्विन। चूँकि ये कोई साइंटिस्ट नहीं है इसलिए डिग्री रहता है, फ़ारेनहाइट और जो केल्विन है वो साइंटिस्ट के नाम है इसलिए इसके ऊपर डिग्री का निशान नहीं रहता है। हम मुख्य रूप से सेल्सियस से केल्विन में बदलना सीखेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पेपर में सेल्सियस ही दिया रहता है जनरली, और जो क्वेश्चन फॉर्म में आते हैं उसमें हमको केल्विन में बदलना रहता है। तो शुरुआत का हम पढ़ते हैं कि सामान्य रूप से जब प्रारंभ में यूनिट बनाए गए थे, अर्थात जो ताप के यूनिट बनाए गए थे वो क्या थे कि इस तरीके से रखते थे। और ये जो 0 डिग्री सेल्सियस था, 100 डिग्री सेल्सियस, ये जल और पारा, जल व जो पारा थे जिसको मरकरी बोलते थे, इनका जो हिमांक बिंदु है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पे दोनों बर्फ़ में जम जाते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, ये वाष्प बदल देते हैं, वाष्प, और ये बर्फ़ मतलब ठोस में। इस तरीके से इनको लेके बनाया गया था। लेकिन बाद में क्या है, जब ये केल्विन वैज्ञानिक आए तो उन्होंने क्या देखा कि क्यों ना हम एक ऐसा ताप का खोज करें जिसमें दुनिया की हर एक चीज़ें ठोस में बदल जाए और उसको हम मतलब उसी यूनिट को हर चीज़ में उपयोग करें। तो सामान्य रूप से डॉक्टर लोग तो जो सेल्सियस या फ़ारेनहाइट है उसको उपयोग करते हैं, लेकिन जो केमिस्ट्री में है उसमें हम लोग केल्विन का यूनिट ज़्यादा उपयोग करते हैं मैक्सिमम समय। तो जो केल्विन साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया कि जो 0 डिग्री सेल्सियस था उसके नीचे भी टेम्परेचर का खोज कर डाला, जिस टेम्परेचर को बोलते हैं -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये जो टेम्परेचर रहता है इसी टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं 0 केल्विन। मतलब जो ताप होता है वो इससे कम नहीं हो सकता। इस ताप पे मतलब 273.15 में हर चीज़ सॉलिड होती है दुनिया की, चाहे बर्फ़ हो या कोई भी केमिकल, इससे कम टेम्परेचर नहीं हो सकता। अब 273.15 जो सेल्सियस होता है उसको बोलते हैं 0 केल्विन। अब इससे हम ऊपर जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 0 डिग्री से, ये तो माइनस में था तो उसको 0 केल्विन बोलते थे। अब हम
इससे यहाँ 0 पे आ गए तो क्या हो जाएगा, 273 होगा, 273.15 केल्विन, उसको हम क्या बोल सकते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस। अब हम ये 100 ऊपर जा रहे हैं यहाँ से, तो इसमें हम क्या करेंगे, 100 और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 373.15 केल्विन। तो उम्मीद करता हूँ ये यूनिट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ये जो ताप होता है इसमें दुनिया, इससे न्यूनतम ताप नहीं हो सकता, मतलब सबसे न्यूनतम ताप दुनिया में अभी तक यही है, और इस ताप पे हर चीज़ ठोस हो जाता है, चाहे वो बर्फ़ हो या कोई भी चीज़ हो, वो ठोस अवस्था में रहते हैं। तो यहाँ से फिर केल्विन यूनिट का शुरुआत हुआ। अब इसको हम बोलते हैं 0 केल्विन, ये परम शून्य ताप होता है एक प्रकार से। अब इसको हम यदि ऊपर चलें, अब 0 से मैं माइनस नीचे आ गया हूँ, अब सोचो यहाँ से मैं ऊपर यहाँ 0 तक जा रहा हूँ, अर्थात क्या कर रहा हूँ, प्लस जा रहा हूँ, तो प्लस क्या हो जाएगा, 273.15 प्लस, मतलब हम यहाँ से इतना ऊपर बढ़ रहे हैं, तो ये आ गया ना सेम। अब यहाँ से हम 100 बढ़ रहे हैं, तो 100 मैंने इसमें क्या किया, जोड़ दिया। अब इस तरीके से तो पहले 0 और जो 100 था वो तो था पारा को रेफरेंस लेके, लेकिन ये जो टेम्परेचर रखा गया है वो सभी के लिए कॉमन रखा गया है। अब हम केल्विन जो यूनिट होता है उसको बदलने का तरीका सीख रहे हैं। जो केल्विन रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, 273 प्लस जो सेल्सियस रहेगा उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तब हमको क्या मिल जाएगा, केल्विन में यूनिट मिल जाएगा। अर्थात जो भी मान लो 25 डिग्री टेम्परेचर आ जाए, मतलब यहाँ पे 273.15 को मैं इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जब हम गणित बनाते हैं तो 273.15 पूरा 15 को भी लूँगा मैं, तो गणित में गणना करने में बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैं उस चीज़ को पहले से हटा दे रहा हूँ। लेकिन आपको याद रखना है कि 273.15 डिग्री सेल्सियस, वो भी किसमें, ऋणात्मक में, उसका अर्थ क्या होता है, 0 केल्विन होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273.15 केल्विन होता है। तो ये देखिए 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसमें मैं क्या करूँगा, ये हमारा केल्विन का फार्मूला, मतलब सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए। अब इस फार्मूला में मैं मान लो लिख देता हूँ 25 डिग्री सेल्सियस है कोई चीज़, शुरुआत 0 से करता हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस, इसको मुझे केल्विन में बदलना है, तो क्या करूँगा, 273 प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा, 273 केल्विन होगा। 25 डिग्री सेल्सियस लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, 273 प्लस 25 बराबर कितना आया, 298 केल्विन। और इसके साथ 27 डिग्री सेल्सियस ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, 273 प्लस 27, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 300 केल्विन। और यहीं पे यदि मैं 100 डिग्री सेल्सियस जल वाला ले लूँ तो क्या हो जाएगा, 273 प्लस 100 तो क्या बन जाएगा, 373 केल्विन। तो इसमें से ये वाला डाटा, ये डाटा, ये यदि आपको इससे कन्वर्ट करते नहीं बनता है तो उसको आपको याद करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो केल्विन सेल्सियस, जो सेल्सियस है उसको हम केल्विन में कैसे बदलेंगे वो चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और ये आंकड़े हमको बहुत काम आने वाले हैं, जिस पर टिक लगाया हूँ, तो इस तरीके से हम उसको हमेशा केल्विन बदलते हैं। तो ये फार्मूला याद रखिए और ये सूत्र याद रखें, इसको याद नहीं रखेंगे तो चलेगा, फार्मूला स्पेशली ये याद रखना ही है। तो बाकी हम फ़ारेनहाइट वगैरह में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सब चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, चूँकि हमको केल्विन से मतलब था और सेल्सियस को केल्विन बदलने के लिए, तो हम सिर्फ केल्विन का निकाल रहे हैं। तो इतनी चीज़ें आपको केमिस्ट्री में काम आने वाली हैं। इसके अलावा हम पढ़ रहे हैं अगला चौथा, जिसको आयतन। अब हम पढ़ रहे हैं अगला यूनिट कन्वर्जन आयतन के रूप में। हम जानते हैं कि जो पदार्थ होता है उसका आयतन भी होता है। इसके पहले हमने 3 मूल इकाई का पढ़ा था, एक लंबाई पढ़ा, दूसरा द्रव्यमान पढ़ा, तीसरा हमने तापमान पढ़ा जिसको केल्विन के रूप में पढ़ा। अब चौथा हम लोग पढ़ रहे हैं आयतन के रूप में। आयतन हम जानते हैं कि कोई पदार्थ जितना जगह घेरता है उसको आयतन बोलते हैं। आयतन को 3 दिशाओं से मापते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो हम इसको आयतन को v से करेंगे, और जनरली इसको लीटर में नापा जाता है या मिलीलीटर में, जैसा भी रहे। इसका सूत्र यदि हम लिखें तो क्या लिखेंगे, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। और देखिए लंबाई को मीटर, चौड़ाई को भी मीटर, ऊंचाई को भी मीटर, इस तरीके से मीटर का घात 3, इस तरीके से। मीटर क्यूब भी बोलते हैं इसको, क्यूब मतलब घन, घन मतलब 3 एक प्रकार से। तो चूंकि मीटर क्या है, ये मूल मात्रक थे, इसलिए आयतन क्या है, एक प्रकार से व्युत्पन्न मात्रक है, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। अब हम मुख्य रूप से केमिस्ट्री में इस मिलीलीटर का उपयोग करेंगे। क्योंकि जो केमिस्ट्री में केमिकल जैसे हम वहाँ मिलीग्राम उपयोग करते थे बहुत थोड़े से, उसी प्रकार हमको 1-2 बूंद या फिर थोड़ा सा ही मतलब 1 ml 2 ml ये सब का ज़रूरत पड़ता है, मतलब 5-10 बूंद, मुश्किल से 10 बूंद 20 बूंद ये सब लिक्विड का ज़रूरत पड़ता है, ना कि लीटर का। लेकिन हम फिर भी समझे रहेंगे कि मिलीलीटर को लीटर में कैसे बदलते हैं, लीटर को मीटर क्यूब में कैसे बदलते हैं। ये तीनों यूनिट को, इसका ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगा, हमको या तो लीटर का ज़रूरत पड़ेगा और सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है मिलीलीटर का। अब देखिए मिलीलीटर को यदि हमको लीटर बदलना है तो हम गुणा करेंगे 10⁻³ का। लीटर को यदि मुझे मीटर क्यूब में बदलना है
तब हम फिर गुणा करेंगे 10 घात ऋण 3 का। अब मीटर क्यूब को वापस लीटर में बदलना है, तब हम गुणा करेंगे 10 घात धन 3 का। अब लीटर को मिलीलीटर में बदलना है तो गुणा करेंगे 10 घात धन 3 का। अब देखिए मिलीलीटर को यदि हमको मीटर क्यूब में बदलना है डायरेक्ट तो क्या करेंगे, गुणा 10 घात ऋण 6 का। 3 3 6 और बेस एक समान है आधार, तो इसलिए अब हम इसको उसी प्रकार यदि इस मीटर को मुझे इसमें बदलना है मिलीलीटर में तो क्या करेंगे, गुणा 10 घात धन 6 का। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसी तरीके से हमने दूसरा भी किया था लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैं बोलता हूँ कि 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर, तो क्या करूँगा, देखो लीटर को मैं किस में बदल रहा हूँ, मिलीलीटर में। यहाँ से इधर आ रहा हूँ ना, मतलब ऐसा आ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, बड़े यूनिट से छोटे में बदल रहे हैं तो 1 गुणित, अब मिलीलीटर में बदल रहे हैं तो 10 घात 3, मतलब 10 घात 3 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना। ऐसा लिखने का अर्थ क्या है, ऐसा, तो हम क्या लिख देंगे आगे, मिलीलीटर। 1 लीटर बराबर 1000 ml, आप जानते हैं। तो इस तरीके से आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहीं पे मैं यदि लिखता हूँ 20 ml बराबर कितना मीटर का क्यूब, 20 ml को मीटर क्यूब, अर्थात ये बड़े यूनिट बदल रहा हूँ इस यहाँ से यहाँ, तो कितना गुणा करूँगा, 10 घात ऋण 6 का। तो लिख दूंगा मैं 20 गुणित 10 घात ऋण 6 मीटर क्यूब। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी आपके लिए होमवर्क है कि कैसे आप बदलेंगे इन चीज़ों को। 100 मीटर क्यूब को किस में बदलना है, आपको ml में बदलना है। 30 लीटर को 30 लीटर को आपको बदलना है मीटर क्यूब में, और 20 ml को बदलना है आपको लीटर में। तो ये चीज़ें आप बनाएं और कमेंट करें मुझे। जब इसको बना के देखिए आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ आपसे कि चीज़ें आप पहले की तरह अच्छे से बना लेंगे और इसके पहले का जो चीज़ आपको बताया हूँ वो अच्छे से आप समझ रहे होंगे, बना रहे होंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आयतन के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं के बारे में। दाब का अर्थ होता है प्रेशर, प्रेशर मतलब होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल का अर्थ होता है कि एक निश्चित किसी जगह पे लगाया गया बल को कहा जाता है दाब। अब दाब को हम लोग उसका यूनिट बदलेंगे क्योंकि दाब के में भी 3-4 प्रकार के यूनिट आता है, तो वो यूनिट आपको याद रखना पड़ेगा, इसलिए उसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग। ये आपको गैस वाले चैप्टर में ज़रूरत पड़ने वाला है। अब हम पढ़ रहे हैं अगला दाब, जिसको प्रेशर भी कहते हैं। प्रेशर को पी से नहीं कहते हैं। प्रेशर दाब अर्थात होता है बल बटा क्षेत्रफल, और बल का जो ऐसा इकाई होता है न्यूटन। और ये जो क्या होता है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, जिसको हम लोग लिख रहे हैं मीटर वर्ग। मतलब क्षेत्रफल मतलब क्या हो गया, ये लंबाई, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। तो दोनों को यदि हम मान लें लंबाई गुणित चौड़ाई को मीटर इंटू मीटर, तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, इस तरीके से। इसी को और कहा जाता है पास्कल, जिसको पी से दर्शाते हैं। मतलब जो दाब का इकाई होता है वो क्या होता है, पास्कल भी होता है। अब दाब बराबर होता है 1 वायुमंडलीय दाब। मतलब 1 वायुमंडलीय दाब को हम 1 ATM से दिखाते हैं, और 1 वायुमंडलीय दाब का अर्थ होता है 1.01325 गुणित 10 घात 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। या फिर इसी को हम लोग, ये लास्ट जो यूनिट है उसको क्या बोल सकते हैं, पास्कल, इस तरीके से। अब इसको यदि हम लोग साइंटिफिक अर्थात वैज्ञानिक संकेतन कर दें, वैज्ञानिक संकेतन मतलब इस दशमलव को मैं यदि यहाँ पे ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, 101.325। और चूँकि कितना यूनिट 1 2 2 पॉइंट हटाया हूँ किधर, इस ओर दाईं ओर, तो क्या करूँगा, गुणित 10 घात ऋण 2 गुणित 10 घात 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये तो पास्कल में ही रहेगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर मतलब क्या है, देखो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, जिसको पास्कल बोलते हैं। तो इसको और सरलीकरण करें तो क्या आ जाएगा, 325 गुणित 10 घात 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब 10 घात 3 मतलब क्या हो सकता है, 10 घात 3 मतलब होता है, इसको मैं ले सकता हूँ किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर, इस तरीके से। मतलब और यदि इसको और सरल करें तो 1.325 क्या हो जाएगा, किलो। और इसको हम क्या ले सकते हैं, पास्कल, क्योंकि इसका अर्थ पास्कल होता है। तो हमको 1 वायुमंडलीय दाब का अर्थ ये किलो पास्कल में होता है, वो याद रखना है। साथ में ये याद रखना है, दूसरा हो गया 10 घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यदि हम सेंटीमीटर में करें तो 76 सेंटीमीटर HG होता है। कहने का अर्थ है कि जब हम दाब नापते थे इस तरीके से, पहले मैनुअल पद्धति से जब दाब नापा जाता था बैरोमीटर से, तो क्या करते थे, कंटेनर लेते थे और एक सिलेंडर ले लेते थे और इसमें भर देते थे पूरा मरकरी। तो
तो क्या होता था, इस सिलेंडर में ये पूरा 76 सेंटीमीटर तक मरकरी यहाँ से इतना दूर तक चढ़ जाता था। तो उसी के लिए हम 76 सेंटीमीटर Hg लिखते हैं, मतलब एक वायुमंडलीय दाब का अर्थ ये भी होता है 76 सेंटीमीटर Hg। अब सेंटीमीटर को मैं मिलीमीटर में बदलूँ, तो मैंने कन्वर्ट करने का इकाई सिखाया था कि सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए क्या करना है। हम लोग इसको करेंगे 760 मिलीमीटर Hg। तो ये भी याद रखना है, इसको भी याद रखना है। अब इसको हम यदि और बदलें तो हम इसको लिख सकते हैं 760 टॉर, मतलब mm और जो Hg होता है इसको कहा जाता है टॉर। ठीक है। अब इसी तरीके से हम यदि इसमें का देखें, ये वाला जो आखिरी का हिस्सा है 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको कहा जाता है बार, एक बार। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसी को 1.01325। अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे, बार। तो ये टॉर, ये बार, mm। तो जिस पर टिक लगा है वो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक वायुमंडलीय दाब को इस तरीके से यूनिट में हम लोग बदलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि कैसे यूनिट को बदलना है। इसको अच्छे से नोट करो, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा यूनिट पूरा ख़त्म हो गया, यूनिट फर्स्ट। अब हम दूसरा यूनिट पढ़ेंगे नेक्स्ट कल से कि परमाणु संरचना, परमाणु के आकार कैसे होते हैं, उसके जो मूलभूत कण होते हैं वो क्या होते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और भी ढेर सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब चीज़ें की खोज कैसे हुई, वो सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।